भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में जिंदगी शांत और धीमी गति से चलती थी। यहाँ की हवा में गेंदे और चमेली की खुशबू घुली रहती थी और मंदिरों की घंटियां हर गली में गूंजती थीं। इसी रमणीय गांव के बीचों बीच शर्मा परिवार की भव्य हवेली थी। शर्मा परिवार अपनी समृद्धि और उदारता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनका पैतृक घर उनकी दौलत का प्रतीक था। इसके सुंदर खंभे और नक्काशीदार डिजाइन देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। परिवार के पास दूर दूर तक फैले खेत थे। उनके अनाज के भंडार हमेशा भरे रहते थे और उनकी तिजोरियां सोने चांदी से लबालब भरी रहती थीं। अपनी दौलत के बावजूद शर्मा परिवार अपनी परंपराओं और सादगी से जुड़ा रहा। वे कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दया के पुराने मूल्यों पर चलते थे। परिवार के बुजुर्ग गांव में सम्मानित व्यक्ति थे। वे अक्सर लोगों के झगड़े सुलझाते और जरूरतमंदों को सलाह देते। उनका घर हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता था और कोई भी भूखा नहीं जाता था। शर्मा परिवार बहुत बड़ा था। 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन और ढेर सारे बच्चे थे। घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। रसोई से हर समय मसालों की खुशबू आती रहती थी। आंगन में हंसी मजाक गूंजता रहता था। ये एक खुशहाल घर था जो प्यार और अपनापन से भरा था। शर्मा परिवार के कई सदस्यों में एक सदस्य अपने शांत स्वभाव और दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। यह थे गिरीश, परिवार के मुखिया के सबसे छोटे बेटे। अपने भाइयों के विपरीत जिन्हें परिवार की दौलत में मजा आता था, गिरीश अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। उन्हें सोने के सिक्कों से ज्यादा किताबों की संगति पसंद थी। गिरीश 25 साल का एक नौजवान था, दुबला पतला और मासूम आंखों वाला। उसके सुनने का तरीका ही ऐसा था कि लोग अपनी बात कहने में सहज महसूस करते थे। गांव वाले अक्सर सलाह या सांत्वना के लिए उसके पास आते थे। उसे गरीबों और दबे कुचले लोगों के लिए बहुत दया आती थी। कई बार वह अपना खाना भूखों के साथ बांटते या जरूरतमंदों को अपने कपड़े दे देते थे। अमीर घर में पैदा होने के बावजूद गिरीश सादगी से जीवन जीते थे। वह सूती कपड़े पहनते थे और घर के नौकरों जैसा खाना खाते थे। उनके कमरे में एक बिस्तर, एक मेज और किताबों से भरी अलमारियों के अलावा कुछ नहीं था। वह अपना दिन अपने पिता के साथ परिवार के कामों में मदद करने में बिताते थे और शाम को गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। गिरीश की आस्था उनके जीवन का आधार थी। वह हर दिन प्रार्थना और ध्यान से शुरुआत करते थे। वह दया की शक्ति और दूसरों की सेवा के महत्व में विश्वास करते थे। उनका विश्वास दिखावटी नहीं था, बल्कि शांत और अटूट था। यह अटूट विश्वास ही था जो जल्द ही चंदनपुर में होने वाली घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। गर्मी की एक सुहानी सुबह चंदनपुर गांव की नींद एक असाधारण खोज से खुली। एक किसान रामू को अपने खेत की जुताई करते समय एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति मिली। मूर्ति एक प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच से मिली थी। यह मूर्ति ऐसी थी जैसी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। यह मूर्ति एक बैठे हुए व्यक्ति की थी जिसके चेहरे के भाव धुंधले थे, लेकिन फिर भी कुछ परिचित से लग रहे थे। खोज की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग रामू के खेत में रहस्यमय मूर्ति की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह देवताओं का संकेत है। दूसरे लोगों ने इसे एक पुरानी भुला दी गई मूर्ति बताकर खारिज कर दिया। लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि मूर्ति में कुछ खास बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे इससे शांति और सुकून निकल रहा हो। गांव के बुजुर्गों को मूर्ति की जांच के लिए बुलाया गया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को खंगाला और पड़ोसी कस्बों के विद्वानों से सलाह ली, लेकिन कोई भी देवता की पहचान नहीं कर सका और न ही उसके अचानक प्रकट होने का कारण बता सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बरगद के पेड़ के आसपास अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें आने लगी। लोगों ने आधी रात को मधुर संगीत सुनने की बात कही। कुछ लोगों ने मूर्ति से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलते हुए देखने का दावा किया। मूर्ति की खोज का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह जिज्ञासा और अटकलों का केंद्र बन गई। लोग हर शाम बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा होने लगे। वे चुपचाप बैठकर सोचते रहते या आस्था और ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा करते। चंदनपुर का माहौल बदल गया था। हर तरफ उत्सुकता का माहौल था, मानो गांव किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हो। जैसे ही गांव रहस्यमय मूर्ति को लेकर उत्साहित था, गिरीश खुद को बरगद के पेड़ की ओर खींचा हुआ महसूस करने लगे। वह घंटों उसकी छाया में बैठकर मूर्ति को निहारते रहते।
उसके शांत चेहरे में कुछ ऐसा था जो उनकी आत्मा को छू जाता था। उन्हें मूर्ति से गहरा लगाव महसूस हुआ, मानो इसमें कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा हो जो सिर्फ उनके लिए था। गिरीश का विश्वास, जो हमेशा से मजबूत था, और भी मजबूत होने लगा। उन्हें एक दिव्य व्यक्ति के साफ सपने आने लगे जो उन्हें बुला रहा था। जागते समय उन्हें अपने उद्देश्य का एहसास होने लगा। वह रोजमर्रा की घटनाओं में संकेत और भविष्यवाणियां देखने लगे। अचानक हवा का चलना, जमीन पर पत्तों का पैटर्न, हर चीज का एक गहरा अर्थ लग रहा था। जैसे जैसे गिरीश का विश्वास गहराता गया, वैसे वैसे दूसरों की मदद करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी बढ़ती गई। उन्होंने गांव के स्कूल में अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। अतिरिक्त समय बिताकर कमजोर छात्रों को पढ़ाया। उन्होंने एक छोटी सी दवाखाना शुरू किया, जहां वह जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर देते थे और बीमारों को आराम पहुंचाते थे। उनकी दया और करुणा की कोई सीमा नहीं थी। गांव के लोग गिरीश में बदलाव देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी आंखें एक अंदरूनी रोशनी से चमकती हैं, कैसे उनके शब्दों में एक नया भार और ज्ञान था। कई लोग सलाह और सांत्वना के लिए उनके पास आते थे। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उनके स्पर्श में हीलिंग शक्तियां हैं। गिरीश खुद विनम्र बने रहे। उन्होंने जो भी अच्छा काम किया उसे ईश्वर की कृपा बताया। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, गिरीश को बरगद के पेड़ के पास जाने की एक अजीब सी इच्छा हुई। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मूर्ति से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह करीब आ गए। रोशनी तेज होती गई और उन्हें अपनी चमक में लपेट लिया। अचानक गिरीश ने एक आवाज सुनी, मधुर लेकिन शक्तिशाली। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज हर जगह से आ रही हो। आवाज ने प्यार, करुणा और सभी प्राणियों के आपस में जुड़ाव के बारे में बताया। इसने गिरीश से अपने गांव के लिए आशा की किरण बनने, नेतृत्व करने और दूसरों को दया और विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। ईश्वर से हुई मुलाकात के बाद के दिनों में गिरीश ने नए जोश के साथ गांव की सेवा में खुद को झोंक दिया। उन्होंने जो संदेश प्राप्त किया था, उसे उन्होंने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से साझा किया। उन्होंने आने वाले सूखे के लिए गांव को तैयार करने के लिए अथक प्रयास किया, जल संरक्षण के प्रयासों का आयोजन किया और टिकाऊ खेती की तकनीकें सिखाईं। जब ग्रामीणों के बीच संघर्ष होता था, तो गिरीश ज्ञान और करुणा के साथ मध्यस्थता करने के लिए मौजूद रहते थे। उनके शांत स्वभाव और निष्पक्ष निर्णयों ने उन्हें सभी का सम्मान दिलाया। लोग उन्हें न केवल अमीर शर्मा परिवार के सदस्य के रूप में देखने लगे, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में देखने लगे जो उनकी भलाई की परवाह करते थे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, चंदनपुर में बदलाव सभी को दिखाई देने लगे। गांव, जो कभी छोटे मोटे झगड़ों से बंटा हुआ था, अब एकजुट हो गया था। लोग बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे की मदद करते थे। स्कूल में रौनक आ गई। हर बच्चे को शिक्षा मिलने लगी। खेत हरे भरे और उपजाऊ थे, जबकि पड़ोसी गांव सूखे से जूझ रहे थे। गिरीश के अटूट विश्वास ने वास्तव में गांव को बदल दिया था। बरगद के पेड़ के नीचे रहस्यमय मूर्ति बनी रही, जो गांव की यात्रा की एक मूक गवाह थी। समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण गांव और उस विनम्र युवक को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, जिसने इसके परिवर्तन का नेतृत्व किया था। चंदनपुर को चमत्कारों की जगह के रूप में जाना जाने लगा, जहां विश्वास में जीवन को बदलने की शक्ति थी। और इन सबके केंद्र में थे गिरीश, जिनकी आंखें उसी अंदरूनी रोशनी से चमक रही थीं, जिसने बरगद के पेड़ के नीचे उस रात उनका मार्गदर्शन किया था।